सोनू ज्वाइन हो जा। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस हर्षित, तुमने आना है क्या आज भी? सर। एक्चुअली आज शॉप पे कोई है ही नहीं, कल ही वर्कर भी नहीं है आज। कोई बात नहीं। कल आता हूँ सर मैं। कोई बात नहीं। ओके। सो अभी हमारा मार्केटिंग का ओवरव्यू समझ आ चुका है सबको। ठीक है। अब मार्केटिंग के ओवरव्यू में मैंने आपको कल छोटे से टास्क दिए थे। क्या थे वो टास्क? 7 P's, 5 P's 5P और एंड 7। स्वॉट एनालिसिस। पढ़ के आए हो उसके बारे में? 5 P's, 7 P's और स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है इसके बारे में? क्या क्या होता है, कौन सर बताएगा? 5P 7P पढ़ लिया, स्कॉट नहीं पढ़ा सर। स्वॉट में सर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आते हैं। फिजिकल एविडेंस। ठीक है। तो जो हमारा 5 P और 7P है, मैंने आपको बताया था कि 5P जो है हमारा मोस्टली प्रोडक्ट से रिलेट करता है। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, टेंजिबल प्रोडक्ट। और जो हमारा 7Ps है वो मोस्टली आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। तो क्या अभी जैसे 5Ps और 7Ps के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्या आपको ये चीज समझ आई है कि वो बिजनेस में कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? क्या आपने उस माइंड से पढ़ा है? क्योंकि रीजन क्या है, अगर आपने 5P 7P पढ़ भी लिया, बट अगर आपने कोई बिजनेस इमेजिन करके ये नहीं सोचा कि वो 5P और 7P में इंप्लीमेंट कैसे करूं, तब तक आप बिजनेस को स्टेबलाइज नहीं कर सकते, बिजनेस को खड़ा ही नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो क्या आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने स्टडी किया है, कोई मेरे को बताना चाहेगा? बता दो, उसी हिसाब से बताओ। मतलब ये देखो,
क्लास में थ्योरेटिकल होना ना वो डजेंट मैटर, ठीक है। मेन बात ये है कि आप उस चीज को समझे कितना हो, ठीक है। अगर आप उसको एक बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हो कि ठीक है प्लेस है, ठीक है, या पीपल है, तो पीपल किस तरह से हम लोगों के बिजनेस में जो है इन्वॉल्व है, ठीक है। पैकेजिंग है वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, अगर वो आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप एक पूरा प्लान रेडी कर पा रहे हो अपने बिजनेस का, तभी उस 5P और 7P को पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। स्वॉट एनालिसिस का तभी फायदा है जब आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हो, ठीक है। अगर आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने पढ़ा है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। अदरवाइज फिर दोबारा से आज आप पढ़ोगे उसको। कोई है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कोई नहीं है, चलो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो गए डन सबके? कोई ना। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये चारों अकाउंट आपके बनेंगे, ठीक है। और ये बनाने कंपलसरी भी है, और चीजें धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके करियर में कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग आज जो बने हुए हैं आप उनका भी यूज कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन प्रोफाइल्स को बिल्डअप करोगे, ठीक है, तो आपको अपना ओरिजिनल नेम यूज करना है एज इट इज, जैसे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है। एक फ्रंट पेज की पिक यूज करनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप कोई मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने लगे फ्यूचर में और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है, तो वो आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। अब देखिए, शुरू में हमें ये लगता है कि ठीक है नया अकाउंट बन जाएगा, बट मान लीजिए आपके फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, आपके काफी सारे बिजनेस प्रोफाइल्स वहां पे लिंक्ड है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स बने हैं वो वहां पर लिंक्ड अप है, तो वो जितनी मेहनत आपने इतने सालों से ऑथोरिटी बिल्ड करने में लगाई है वो सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि स्टार्टिंग स्टेज से ही आप ये सारी चीजें जो है माइंड में रख के तब आप काम करना शुरू करो। क्लियर? सबको क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ तक में, या आगे चलें? सो अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस आज का सर। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग को हम क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एसईओ, पीपीसी वगैरह है, जो कि एक बेसिक नॉलेज अगर आप लेना चाहें अभी भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको तब पढ़ेंगे जब हमारे प्रॉपर ये मॉड्यूल स्टार्ट होंगे, राइट, ठीक है। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन तो सबको आई थिंक क्लियर हो ही चुकी है अब तक, ठीक है। कि भाई आप जब मार्केटिंग किसी भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू करते हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, चाहे आपके सोशल मीडिया हो, सर्च इंजन हो, जब आप इन मीडियम्स का यूज करते हो मार्केटिंग करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों का जो सबसे मेन चीज है कि व्हाई वी ऑप्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाई नॉट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसी क्या चीजें कम है जो डिजिटल मार्केटिंग हमें चूज करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों से जब ये चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में भी, इवन वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करके बैठ जाते हैं, तब भी उनसे ये चीज पूछी जाती है ना कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या बेनिफिशियल है, तो जवाब ये आता है, सर ट्रेंड चल रहा है, लोग ज्यादातर ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, मान लिया ऑडियंस अवेलेबल है, ऑडियंस तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है ना लोग सिर्फ वर्चुअल लाइफ ही जीने जीने लग गए हैं, ठीक है। आ जा तो कहीं ना कहीं रहे हैं, ठीक है, घरों से बाहर तो निकल ही रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, टीवी उनके पास है, रेडियो उनके पास है, ठीक है, और तो आप खुद सोचिए, क्या वो फिजिकल मार्केटिंग के लिए सुटेबल नहीं है? अभी सुटेबल है, अखबार अभी भी जो पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। तो मेन बात ये है कि ट्रेंड चल रहा है वो तो है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी तो होना चाहिए ना कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कभी बीट ही ना कर सके, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे एक मेन जो पॉइंट है, जो दीपांशु ने बताया भी था मुझे याद है, ठीक है, वो था ट्रैकेबिलिटी। ट्रैकेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप जो रिजल्ट यहाँ जनरेट कर रहे हो वो एक एक चीज यहाँ पर ट्रैकेबल है,
अब ट्रैकेबिलिटी कैसे, अब मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि हम लोग 3,000 रुपए का बजट ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए निकालते हैं, 3,000 रुपए का बजट डिजिटल मार्केटिंग के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर है, कितने कितने का बजट निकाला हमने, 3,000 ईच, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोगों ने 3 प्लेटफॉर्म चूज किए जिन पे हम 1,000 रुपीज स्पेंड करेंगे, मतलब हम 3,000 को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आ रहे हैं ना, सुन रहे हो सबको, सब लोगों को सुनाई दे रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। यस सर। सो 3,000 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब 3,000 पहले ट्रेडिशनल वाला मैं नोटपैड में लिख देता हूं मैं, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। 3K ईच सबसे पहली चीज, ठीक है, डिजिटल एंड ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल में हमने चूज किया, ठीक है, ट्रेडिशनल में हमने चूज किया, फर्स्ट वन इज लेट्स से न्यूज़पेपर, ठीक है, टीवी, रेडियो, ठीक है। तीनों पे हमने 1K लगा दिया, राइट, 1K 1K एंड 1K, क्लियर। सर आपने 3K ईच नहीं लिखा था। 3K ईच मतलब 3K ट्रेडिशनल में, 3K डिजिटल में, ओके, ठीक है। अब हम लोगों ने डिजिटल में किया, ठीक है, डिजिटल में भी हमने 3 सेगमेंट में अपना बजट डिवाइड किया। ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है फेसबुक पे ही हमने 3 कैंपेन रन किए। अभी इस चीज का आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पर आपके 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म लेकर चल रहा हूँ, फेसबुक, इंस्टा और इंस्टा छोड़ दीजिए, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर, मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया, राइट। फेसबुक 1K, इंस्टाग्राम या ट्विटर लिख देते हैं, ट्विटर 1K और लिंक्डइन 1K, क्लियर हुआ, 3,000 ईच है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैकेबिलिटी, देखिए मैंने ये तो बोल दिया कि ट्रैकेबल है, अब कैसे है, सबसे मेन चीज। अब मान लीजिए मैंने 1,000 न्यूज़पेपर में स्पेंड किया, 1,000 टीवी में, 1,000 रेडियो में। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल का लेके चल रहा हूँ। अब आपके पास कस्टमर कितने जनरेट होते हैं 3,000 रुपए लगाने पर, मान लीजिए 100 कस्टमर्स आपके पास जनरेट हुए, 100 कस्टमर्स, ये किससे हुए, ट्रेडिशनल से, राइट, सबको समझ आया, 100 के जनरेट हुए। अब ये बताइए मुझे, क्या आप कस्टमर से बिना पूछे ये बता सकते हो कि वो 100 कस्टमर में से कौन कौन सा कस्टमर टेलीविजन से, या कितने कस्टमर टेलीविजन से जनरेट हुए, कितने कस्टमर न्यूज़पेपर से जनरेट हुए, कितने कस्टमर रेडियो से जनरेट हुए? अगर आप कस्टमर से नहीं पूछ रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हो ये चीज? नो सर। नहीं, ठीक No, है, तो यहाँ पर आपकी ट्रैकेबिलिटी नहीं है, क्लियर है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास 100 कस्टमर्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि 100 में से कौन कितने कस्टमर फेसबुक से जनरेट हुए, कितने कस्टमर आपके ट्विटर से जनरेट हुए, कितने कस्टमर लिंक्डइन से। अगर मान लीजिए फेसबुक पे 50 कैंपेन्स भी रन किए हैं, तो वहां से ये भी पता चलेगा कि उन 50 के 50 कैंपेन्स में, मतलब सिंगल कैंपेन में कितना रिजल्ट जनरेट हुआ, कितने रुपए लगाने के बाद, मतलब इतने हद तक हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन, अब बच्चे कहते हैं कि सर कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रैकेबल तो समझ आ गया, ठीक है। अब बच्चे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव को मैं रॉन्ग प्रूफ करता हूँ। अब मान लीजिए 3,000 वहां लगाए, 3,000 यहाँ लगा दिए, कस्टमर मान लीजिए 100 वहां जनरेट हुए, 100 यहाँ जनरेट हुए, ठीक है। अब कस्टमर कस्टमर पे तो कंट्रोल नहीं है ना, 100 कस्टमर्स यहाँ पे भी जनरेट हो गए, ठीक है। अब बताइए क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बची, बट फिर भी ये पॉइंट आता है और ये बताया भी जाता है डिजिटल मार्केटिंग के काफी सारे कोर्सेज में। लेकिन वो डिजिटली ही कर रहा था, डिजिटल ही 500 रुपए आ रहे थे, मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने वही बात बोली, 500 रुपए में हो सकता है वहां अगर वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करता तब भी 500 में आता, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? स्ट्रेटेजी तो ट्रेडिशनल में भी हम कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो अब एक चीज का जवाब दो,
कॉस्ट इफेक्टिवनेस के ऊपर आ रहा हूँ अब मैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि सर चलो ठीक दोबारा है, बताना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि अगर 3,000 रुपए ट्रेडिशनल में लगाए और 3,000 ही हमने डिजिटल में लगाए, समझ गए? ठीक है, अब कस्टमर्स जनरेट हुए 100, ठीक है, तो क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली बात रह गई कि डिजिटल मार्केटिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव है? क्योंकि 100 कस्टमर वहां जनरेट हुए, 100 यहाँ जनरेट हुए, क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाली बात रह गई है? आपने कल वेबिनार लगाया था कल परसों, उसमें भी यही बात थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी इसका फर्क क्या पड़ा, कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? सर डिजिटल में पता वो लग अलग है, वो जाएगा कंसेप्ट अलग है। हाँ मन, डिजिटल में पता लग जाएगा कि कहाँ से कौन सा कस्टमर आ रहा है, फिर हम उसी पे ज्यादा स्पेंड करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली अमन, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस इसमें ना हमारे अमन ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दे दिए, एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है और एक क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन मेरा मैं पूछ ही लेता हूँ। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो 3,000 रुपए में 100 कस्टमर वहां जनरेट हुए, 3,000 रुपए में 100 कस्टमर यहाँ जनरेट हुए, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम ट्रैकेबल हैं या नहीं? सबसे मेन चीज, कस्टमर मिल गए ना, चाहे वहां मिले चाहे यहाँ मिले। 3,000 रुपए में 100 कस्टमर वहां मिले, 3,000 रुपए में यहाँ 100 कस्टमर मिल गए। ट्रैकेबल होने से हमें क्या फायदा? सर उसमें हमें जैसे तीनों चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें ये नहीं पता कि किससे मिल रहे हैं, इसमें बिल्कुल पर्टिकुलर हमें ये बता कि इससे मिल रहे हैं, उसमें तो किससे। देखिए, अब यहाँ ट्रैकेबिलिटी होने की वजह से हम लोगों का सबसे मेन जो चीज सामने आती है कि मान लीजिए अगर आपको पता होता कि न्यूज़पेपर से आपको 98 कस्टमर्स मिले और टीवी और रेडियो से एक एक कस्टमर मिला, क्या आप दोबारा टीवी और न्यूज रेडियो पे स्पेंडिंग करते? जो 3,000 रुपए का बजट था वो कहाँ पे शिफ्ट कर देते आप? न्यूज़पेपर में। कस्टमर कितने जनरेट होते? 98 इंटू 3 अप्रोक्सीमेट कितने जनरेट हो गए? ठीक है, अब यहीं पे सोशल मीडिया की बात करके चले, हमें यहाँ पे पता चल रहा है ट्रैकेबल है, तो ट्रैकेबल से बेनिफिट क्या है कि हम लोग अब बजट शिफ्ट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कहाँ से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, कहाँ से लो परफॉर्मेंस आ रही है, तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है अपना बजट उसी हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आया कि ट्रैकेबल होने से हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। अब बेनिफिट उठा लिया तो वहां पर ये भी तो देखिए ना, अगर बेनिफिट उठाया है तो हम लोग फ्यूचर में लॉन्ग रन में उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे हैं नहीं बना रहे? क्योंकि जहां हमारे पास 3,000 रुपए में 100 कस्टमर आ रहे थे, वहीं पे अब हमारे पास 3,000 रुपए में अगर 98 भी एवरेज माने एक प्लेटफॉर्म की, 95 भी मान ले, ठीक है, तो 3 गुना 95 अप्रोक्सीमेट 90 लगा लो। स्केलेबिलिटी पे बात आती है तो ज्यादा पैसों में रिजल्ट आता है हमारा थोड़ा, तो 90 लगा लो। तो 90 इंटू 3 270 कस्टमर्स फिर भी हमें मिल गए, तो हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। पॉइंट समझ आया? तो सबसे मेन जो चीज थी यहाँ पर वो थी ट्रैकेबिलिटी। ट्रैकेबिलिटी के ऊपर ही आगे के पॉइंट्स जो है डिपेंड करते हैं टोटल। समझ आ गया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ आया? यस सर, आ गया यस समझ। सर। यस सर। ओके, कोमल लेट ज्वाइन किया तुमने? हाँ जी सर, 5 मिनट लेट हो गई थी सर। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर पॉइंट समझ आए कि ट्रैकेबल है यानी कि मेजरेबल है या ट्रैकेबल है। उसके बाद हमारा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ हम लोग आरओआई कैसे बढ़ा सकते हैं। आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हम लोगों ने मान लो 10 रुपए लगाए तो उस पर हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने पे रिटर्न कितना आ रहा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, और हर बिजनेस का बैकबोन क्या है? सेल्स। ठीक है, टीम वो बाद में बिल्ड कर सकते हैं, बट अगर सेल्स नहीं है तो वो बिजनेस चला नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो आपका अगर बैकबोन ही सेल्स है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, कम से कम पैसों में चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको ट्रैकेबल होना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ आई। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग में आपकी हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सेलिंग साइकिल रिड्यूस कर रहा है। अब सेलिंग साइकिल में क्या हो सकता है कि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चाहिए हमें, बड़े बड़े जो बीच में वेंडर्स आते थे जिनके पास कस्टमर बेस बना हुआ था, आज के टाइम पे आप खुद का कस्टमर बेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और इफेक्टिवनेस की, अब मान लीजिए आप अगर ऑफलाइन शॉप की बात करें, हम लोग बिजनेस की ही बात करें, अगर ऑफलाइन शॉप खोली है, एक पर्सन आप वहां बिठाते हो कस्टमर सर्व करने के लिए, तो वो मैक्स टू मैक्स दिन में कितने कस्टमर सर्व कर सकता है, उसकी भी लिमिट होगी। 20, 30, 50, 100, 200, एक अकेला बंदा कितने सर्व करेगा। बट वहीं पे अगर ये डिजिटली आप कर रहे हो, एक शॉप रेडी कर रहे हो, तो कितना, कोई भी बंदा नीचे, राइट? ठीक है, तो
काफी सारी चीजें यहाँ पर। और कन्वीनियंस कैसे है, क्योंकि आपको जो है एक लैपटॉप और इंटरनेट के अलावा बजट ज्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं एक ऑनलाइन शॉप की बात करूँ, ठीक है, ऑनलाइन शॉप की बात करें अगर हम लोग, तो ऑनलाइन शॉप मतलब सॉरी ऑफलाइन शॉप की, तो ऑफलाइन शॉप में आप इन्वेंट्री रखते हो, कितना बजट चाहिए? अगर एक छोटी सी दुकान भी करते हो, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपए चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री रखने के बाद दुकान का रेंट वेंट है, बहुत ज्यादा है, 10-12 हजार रेंट है, ठीक है। मार्केटिंग अगर करते हो तो और ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मतलब ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं, एक छोटी सी दुकान भी करते हो तो उसका कितना खर्चा आ रहा है? 8 से 10 लाख। अगर मैं यहीं पे अब ऑनलाइन शॉप की बात करूं, ऑनलाइन शॉप मतलब हमारी वेबसाइट, वेबसाइट बनाई, कितना खर्चा है? वेबसाइट बनाना सीख जाओगे यहाँ पे, जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डोमेन होस्टिंग का खर्चा देना है, कितना खर्चा है? अप्रोक्सीमेट 3,000 4,000 साल का, वो भी ठीक है। रेंटल की तरह लगा लो तो 4,000 रुपए साल का रेंट, कहीं पे भी किसी दुकान पे नहीं है, ठीक है। 4,000 वो। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आप कहोगे सर ऑफलाइन में भी रखनी थी, यहाँ भी रखनी है, माल माल तो चाहिए ना बेचने के लिए। बट अगर मैं कहूँ इन्वेंट्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट सुना है? ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि माल किसी और का, हम लोग सिर्फ सेल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स फाइनलाइज किए कहीं ना कहीं से, ठीक है, अपनी साइट पे लिस्ट कर दिए, आपने सेल्स जनरेट करनी शुरू की। अब कहोगे सर हमारी ब्रांड तो बिल्ड नहीं होगी, हमारा प्रोडक्ट का हमारे ब्रांड का ठप्पा लग के ढूंढना जाएगा, तो वहां पे कंसेप्ट आएगा व्हाइट लेबलिंग। आज के टाइम पे ऐसे ऐसे वेंडर्स आपको मिल जाएंगे जो जिसको आपको सिर्फ लोगो प्रोवाइड करना है, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, वो व्हाइट लेबल करके आपका प्रोडक्ट आपके बताए हुए एड्रेस पे डिलीवर भी करवाएंगे और सीओडी भी अवेलेबल करवाएंगे, है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, क्या आपका इन्वेंट्री कॉस्ट लगा, क्या आपका डिलीवरी कॉस्ट लगा, क्या आपका पैकेजिंग कॉस्ट लगा, ठीक है, क्या आपका दुकान का किराया लग रहा है, कितने में दुकान शुरू हो रही है आपकी? 4-5 हजार में। मेन कहाँ फोकस करना है? कस्टमर लेकर आने में, हो गया। तो यहाँ पर आप सोचिए, अब आपको ये सब प्लान करने के लिए क्या घर से बाहर जाना पड़ा? आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। अब देखिए कॉस्ट इफेक्टिव भी कितना है, कन्वीनियंट भी कितना है, और सब कुछ कितना इजीली स्मूथली हो रहा है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करें डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो इसके अलावा आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो 5 ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको हम सीक्वेंस में ही याद रखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सीक्वेंस में क्यों याद रखना है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर क्यों रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग राइट ऑडियंस तक पहुंच सके, ठीक है। अब राइट ऑडियंस बोला मैंने, नॉर्मल ऑडियंस नहीं। अब फर्क क्या है, ऑडियंस और राइट ऑडियंस में फर्क क्या है? सर जी, राइट ऑडियंस तो वो है जो मतलब एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदेगी। अच्छा, चलो यहाँ खिचड़ी बना दी है सबने, ठीक है। इधर से भी आवाज आ रही है, ऑनलाइन से भी आवाज आ रही है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, मान लीजिए मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने का चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप मेरे दोस्त होते सपोज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, मैं अपना लिंक भेजता आपको कि भाई सब्सक्राइब कर ले, भाई देख लियो, भाई कमेंट कर दियो, यही होता है। और आप क्या करोगे, मन ही मन गालियां दोगे, एग्जैक्टली कि भाई मेरा क्या लेना देना इससे, मैं क्यों करूं, क्यों भाई मेरे को डेली भेज रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप सोचिए कि अब मैंने 100 लोगों को भेजा, 100 में से 1% ऐसा भी होगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, उसको मेरा कंटेंट भी पसंद आने लगा। बट अब खुद सोचिए, क्या वो 99 लोग, ठीक है, वो मेरे लिए एक टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए थी, राइट ऑडियंस थी मेरे लिए, वो नॉर्मल ऑडियंस थी, ठीक है। एक वो 1% जिसका इंटरेस्ट था वो मेरे लिए राइट ऑडियंस थी, ठीक है। अब वो 99 से गालियां खाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है, और एक का मेरे ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे एफर्ट तो बहुत ज्यादा लग गए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट उतना आ नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोगों को राइट ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी है। वो देखो, और डिजिटली हम लोग ये नहीं है कि मिलने जाएंगे, ठीक है। डिजिटली हम लोगों के पास क्या एक ऑप्शन है कि हम लोग कैसे राइट ऑडियंस तक पहुंचेंगे, वो है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो आप राइट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, ठीक है, सोशल मीडिया के खुद के एल्गोरिथम, आपको मेहनत नहीं करनी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक वकील हो,
ठीक है, आज के टाइम पे वकील किस चीज के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं ज्यादातर? डाइवोर्स के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर वही चीजें देखना लोग पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम वही आ रही है। ठीक है, और उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, वो अब, या फिर अगर रियल एस्टेट ओनर है, वो किस तरीके की वीडियोस डाल रहे हैं कि आपका घर कितने तक में बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है, क्या बिल्डिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ऐसा कुछ चीजें एजुकेशनल। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं आखिर में कि अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस देखनी हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब उसने राइट ऑडियंस को जोड़ दिया। पहला पॉइंट समझ आया? सबसे पहले आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए राइट ऑडियंस तक पहुंचना। सेकंड गोल क्या है, जिस राइट ऑडियंस तक आप पहुंच चुके हो, जिसने आपको फॉलो कर लिया है, उसको एंगेज करना। मतलब कि अगर आप राइट ऑडियंस तक पहुंच गए, उसने आपको फॉलो कर लिया, बट अब आपका कंटेंट ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ एंगेज हो पा रहा है, आपके ऊपर कमेंट ज्यादा नहीं आ रहे, तो आपकी पेज की रीच धीरे धीरे डाउन कर दी जाएगी, जिसको बोलते हैं अकाउंट फ्रीज होना इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में। ठीक है, हम लोग जितना मर्जी एफर्ट कर ले वो फ्रीज ही रहता है, उसके फॉलोवर्स नहीं बढ़ते, व्यूअरशिप नहीं बढ़ती, कुछ नहीं होता। वो इसीलिए होता है। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या गलती करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा दोस्त फॉलो, हम लोग ना फोन पकड़ पकड़ के फॉलो करते हैं। ठीक है कि भाई फॉलो कर मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अब उनको ये सोचना, उनको ये लगता है कि मैं सब्सक्राइबर दिखा के फायदा उठा रहा हूँ, मतलब मेरे को फायदा मिलेगा, बल्कि उनको नुकसान। नुकसान क्यों मिलता है? क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा है, वो रेशियो काउंट करता है कि आपके जितने फॉलोवर्स हैं, ठीक है, क्या वो आपकी जो फील्ड है उससे रिलेवेंट है, और क्या वो एक्चुअल में एंगेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो रेशियो ठीक ठाक है एंगेजमेंट का, तो आपका पेज बढ़ जाएगा, वायरल हो जाएगा। अगर वो सही नहीं है रेशियो, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। काम क्यों नहीं है, मतलब हाँ, देखे कहीं और फिर सोशल मीडिया को ये लगेगा कि भाई लोग इसका कंटेंट पसंद नहीं कर रहे। अब सोशल मीडिया क्या चाहता है? देखो सोशल मीडिया को बिजनेस कहाँ से मिलता है? हम जैसे यूजर से। हम लोग जो यूजर्स है ना, वही उनका बिजनेस है। ठीक है, अब अगर मुझे ही, मतलब मैं बीइंग अ यूजर, मुझे ही उनकी तरफ से सजेस्ट किया हुआ कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाऊंगा। ये साइकोलॉजी उनको भी तो वर्क करती होगी। ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे कि यार जब इसका कंटेंट इसके खुद के फॉलोवर्स को नहीं पसंद आ रहा, तो मैं क्यों सजेस्ट करूं इसको। अब खुद सोचिए, जब वो सजेशन बंद कर देगा, रिकमेंड करना बंद कर देगा, तो क्या आपका अकाउंट चल पड़ेगा? चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है एंगेजमेंट का। आपको नए फॉलोवर्स पे भी काम करना है, एंगेजमेंट पे भी काम करना है। आपने सुना होगा, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, वो इस तरीके का कंटेंट जरूर डालता है कि प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। राइट, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, और टॉप 10 लकी विनर्स को हम लोग गिव अवे कर रहे हैं। राइट, तो क्या चाह रहे हैं वो? एंगेजमेंट्स। ठीक है, उनको एल्गोरिथम समझ आ चुका है, तभी वो इतने बड़े बन चुके हैं। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? आपको पहले फॉलोअर्स चाहिए, उसके बाद उनसे एंगेजमेंट ही मेंटेन करवानी है। अगर आप चाहे कितने ही बड़े पेज के ओनर क्यों ना बन जाओ, और अगर आप एंगेजमेंट बनाने में फेल हो रहे हो, तो वो आपके चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों ना हो, 1 मिलियन फॉलोअर्स क्यों ना हो, अल्टीमेटली आपका अकाउंट जो है डेड हो जाएगा। वो तो देखो मैं देखता नहीं हूँ, मेरे को एल्गोरिथम्स का पता है, तो मैं उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा उनका फ्रीज हो रहा है, व्यूज कम आ रहे हैं। तो वही बात है कि एंगेजमेंट्स का सारा गेम है। ठीक है, अगर एंगेजमेंट्स नहीं है, तो हाँ, एंगेजमेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट चले गए, आपके ऊपर स्ट्राइक आ गई, तो उनको ये फील होता है कि यार ये चोरी का कंटेंट दिखा रहा है, मैं इसको क्यों सजेस्ट करूँ, या मेरी गाइडलाइन के अगेंस्ट जा रहा है, मैं क्यों सजेस्ट करूँ, ये लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरीके की चीजें ही मैटर करती है कहीं ना कहीं। पॉइंट समझ आया? ठीक है, तो एंगेजमेंट्स के अलावा ये चीजें भी मैटर करती है, आपका अकाउंट फ्रीज होने के रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आपने देखो फॉलोवर्स बढ़ा लिए, एंगेजमेंट बढ़ा ली, क्या आपको बिजनेस मिल गया? क्योंकि इन दो चीजों से आपका पेज तो चल पड़ेगा, बट आपको बिजनेस नहीं मिल रहा। और आपका एंड गोल क्या? आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? बिजनेस जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो लास्ट में आता है हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है,
कि अब क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है अपनी ऑडियंस को, जो आपने जोड़ी है, इतना मेहनत की है, कि अब उनको मोटिवेट करना है टू टेक एक्शन वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, कि भाई आप जो आपका जो भी इंटेंशन है कि आप कोर्स बेचना चाहते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल चला, एक वो मैंने कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले शुरू से कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, पहले तो न्यू फॉलोवर्स के लिए कि टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की। मैंने रिलेवेंट ऑडियंस जोड़ लिया अपने साथ, मेरे को लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद कि आप ऐसे ऐसे पैसा कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। उसके बाद मैंने एंगेज करना शुरू किया कि आप बताइए कि हम आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है डिजिटल मार्केटिंग में, कहाँ कहाँ आपको फील हो रहा है कि आप स्टक हो रहे हो, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है। अब वो उन्होंने पॉइंट्स दिए, तो अगली वीडियो में क्या लॉन्च कर सकता हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो काफी सारे लोगों की सेम थी। तो हमने वो सारी प्रॉब्लम्स एनालाइज की और उसका एक कोर्स बना दिया है, ठीक है, और एक मिनिमम प्राइस पे आपको लॉन्च कर रहे हैं, और उसकी सिर्फ और सिर्फ हम लिमिटेड सीट्स रख रहे हैं, ताकि कोई भी मतलब एडिशनल कोई भी ये जल्दी से जल्दी, मतलब जो भी है एक स्क्रिप्ट रेडी होगी कि भाई हम लोग जो है नहीं चाहते कि इसमें कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पर्सन हमारा आए, ठीक है। तो हम इसकी फीस 200 रुपए रख रहे हैं, और इसकी लिमिटेड सीट्स हम लोगों ने मान लीजिए 100 रख दी, ठीक है। अब कहने की 100 सीट्स हैं, क्या आप देखने जा रहे हो अंदर कि 100 सीट्स हैं? नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए उसके बढ़ा के उसने 1 लाख फॉलोवर्स कर लिए इस तरीके से कंटेंट दे देके, ठीक है। अब उसने कोर्स लॉन्च किया, मान लीजिए उसने कोर्स लॉन्च किया 500 का नॉमिनल प्राइस, ठीक है। सबको लगेगा ले लेते हैं, ट्रस्ट भी बिल्ड हो रखा है, काफी टाइम से देख भी रहे हैं, एक अच्छा भी लग रहा है, फील भी आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए 1 लाख का 10,000 बंदों ने भी उसका कोर्स ले लिया, कितना रिवेन्यू हो गया? 500 का है, 10,000 लोगों ने ले लिया, 50 हो गया, तो 10,000, हाँ। तो 50 लाख रुपए का उसने सीधा सीधा रिवेन्यू जनरेट कर लिया। क्लियर? ठीक है, समझ आया? और ये चीज कल दिखाई भी थी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीधा सीधा उसने 50 लाख का बिजनेस जनरेट किया, कैसे? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए दिखा, ठीक है। तो अब खुद सोचिए, क्या मतलब आपको समझ आई स्ट्रेटेजी? पहले फॉलोअर्स, एंगेज, उसके बाद क्या किया? मोटिवेट कर दिया, क्लियर? समझ आया? और हर बिजनेस का यही फंडा है, ठीक है। आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे तभी आपसे जुड़ेगा, वैल्यू प्रोवाइड करते रहोगे तो आपसे जुड़ा रहेगा। उसके बाद आप कुछ एडिशनल एक प्रीमियम वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो खरीदेगा। सीक्वेंस समझ आ गई? क्लियर? ठीक है। सर थर्ड पॉइंट बताना, थर्ड पॉइंट एक बार ओवरव्यू। थर्ड पॉइंट यही है, मोटिवेट करना आपको एक्शन लेने के लिए। अभी तो बताया, पूरी सीक्वेंस तो बताइए मैंने। बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हर्षित, रिद्धि, ओके। तो अभी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग। अब एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है? ओनर कैंपेन्स, मतलब देखो ये 3 पार्ट आपके, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे आपके पेड वाले हो, ठीक है, दोनों में ही 3 पॉइंट्स तो रहेंगे रहेंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें एंश्योर एफिशिएंट स्पेंडिंग की, तो अब ये जो चीज है ये ऑर्गेनिक में भी कहीं ना कहीं हो सकती है और पेड में भी हो सकती है, बट पेड में ज्यादा देखेंगे हम लोग। कैसे देखेंगे? अब एफिशिएंट स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि कैंपेन लॉन्च करने से पहले कि हमें हम लोग जब एड चलाने वाले हैं, उससे उसे चलाने से पहले ही हम लोग सारी चीजें प्लान करें। प्लान क्या करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म सही है ऐड चलाने के लिए। अब मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट है आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। किसके लिए ये है? एचआर के लिए या कंपनीज के लिए, ठीक है। तो मेरा टारगेट ऑडियंस यहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पे रहेगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, किसमें रहेगा? लिंक्डइन। अगर हम यहाँ पे फेसबुक, हम लोग सोचते कि फेसबुक पे बहुत सारी ऑडियंस है और मैं वहां ऐड चलाता, क्या मेरे को रिजल्ट मिलते? मिलते ही नहीं, वेस्ट हो जाता पैसा। तो एफिशिएंट स्पेंडिंग वहां पे खत्म था कि हमने सोचा ही नहीं पहले। तो हम लोगों ने पहले प्लेटफॉर्म प्लान किया। अब प्लेटफॉर्म प्लानिंग के बाद भी हम लोगों ने क्या प्लान करना है कि
अब हमने 2 4 5 6 वीडियोस बनाई जो लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। क्योंकि अभी मान लो हम लोगों ने 10,000 रुपए का बजट भी रखा है इनिशियल लेवल पे उसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब टेस्टिंग के लिए जो आपने बजट रखा है, ठीक है, तो आप उसमें मैक्स टू मैक्स चीजें टेस्ट करो, ठीक है। आप अपने क्रिएटिव्स या वीडियोस जो भी आपको लोगों को दिखाना है वो टेस्ट करोगे कि किस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं लोग, ठीक है। आप ये देखोगे कि मान लो 2 अलग अलग पेजेस बना दिए, 3 अलग अलग पेजेस बना दिए जिसपे आप कस्टमर को लेकर आ रहे हो एक ही प्रोडक्ट के, तो आप ये चेक करोगे कि किस पे ज्यादा सेल्स आ रही है, ठीक है, यानी कि इफेक्टिव कौन सा है। अब हम लोग अलग अलग हेडिंग्स, अलग अलग स्क्रिप्ट्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की एफिशिएंट स्पेंडिंग में ही काउंट होगी। क्लियर हुई? ठीक है। उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट, मैक्सिमाइजिंग आवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस पे रिटर्न्स कैसे बढ़ाने हैं। रिटर्न्स बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे, कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। हमें ये दिख रहा है कि भाई इस तरीके का, और हम लोगों ने मान लीजिए कैंपेन चलाया, कैंपेन चलाने के बाद रिटर्न्स कैसे बढ़ाएंगे, हम लोग रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि मान लो हमारे सब कुछ सही था, एफिशिएंट स्पेंडिंग वाले पार्ट तक सब कुछ सही था, कस्टमर हमारे पेज पर आके काफी सारे कस्टमर बैक जा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उस ऑडियंस को अलग से टारगेट करेंगे। किस तरीके से, कि हमें पता है कि आपने हमारे पेज पर विजिट किया था बट किसी रीजन की वजह से आपने हमारा ये चीज नहीं खरीदा, तो हम लोगों ने आपके लिए एक प्रीमियम ऑफर लॉन्च किया या एक प्रीमियम गिव अवे लॉन्च कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कन्विंस करने की ट्राई करेंगे एक अलग ऐड में,